की उल्टी गिनती शुरू। सम विषम फॉर्मूले को केंद्र का सहयोग, पेट्रोलियम मंत्रालय का फैसला, कल से 15 जनवरी तक नॉन पी कार में सस्ती सीएनजी देने का ऐलान। दैनिक अफसरों को लेकर केंद्र और केजरी सरकार में ठनी, अफसरों के निलंबन पर रोक से भड़के केजरीवाल, कहा नजीब के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही केंद्र सरकार। नए साल पर दिल्ली और एनसीआर को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 14 लेन के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। झारखंड के धनबाद में सभासद ने दी विरोधी साथी की सुपारी, हमलावर ने दिन दहाड़े दागी 3 गोलियां, लेकिन निशाना चूकने से बाल बाल बची जान। नए साल पर जनता को तोहफा, पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, पेट्रोल 63 पैसे और डीजल 1 रुपए 6 पैसे सस्ता। आज रात 12 बजे से लागू होंगी नई कीमतें। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज, लोगों ने दिल खोलकर किया स्वागत, जश्न की तैयारी में जुटा देश। दो 2014 में धमाकेदार एंट्री के साथ अपने बलबूते पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। और यह भूचाल तकरीबन 30 साल बाद भारतीय राजनीति में आया था, लेकिन महज 1 साल के भीतर ही नरेंद्र मोदी की राजनीति की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कैसा रहा नरेंद्र मोदी का साल 2015, आइए डालते हैं एक नजर। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। मई 2014 में मोदी जीत का परचम लहराते हुए गाजे बाजे के साथ दिल्ली के रायसीना हिल्स पर काबिज हुए। जो जनसमर्थन मोदी को मिला, उसने बीजेपी को सफलता के अनछुए शिखर पर पहुंचा दिया। मैं आपके प्यार को कभी भुला नहीं सकता। पॉलिटिकल पंडितों की नजर में ये जीत एक करिश्मा थी और समर्थकों के लिए ये मोदी का जादू था। कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। नए नेता और नेतृत्व के साथ बीजेपी चुनावी कामयाबी का इतिहास लिख रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में सफलता हासिल की और इसके बाद जम्मू कश्मीर की जीत में भी साझेदार बनी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति के आगे विपक्ष पस्त नजर आया। बीजेपी की जीत का रथ कहां जाकर रुकेगा, अब इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल था। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी और मतदाताओं ने जमकर मोदी के नाम पर मतदान भी किया। इससे लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी का जादू अभी बरकरार है, क्योंकि इन चुनाव में सबसे बड़ी शिकस्त कांग्रेस को मिली थी। लेकिन अब सवाल उठने लगा था कि क्या गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों को मात देने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कारगर साबित होगी, क्योंकि अगला टेस्ट दिल्ली में था, जहां मुकाबला होना था आम आदमी पार्टी से। मोदी ने जिस धूम धड़ाके से दिल्ली की गद्दी हासिल की थी, पार्टी उम्मीद कर रही थी कि दिल्ली विधानसभा पर भी बीजेपी आसानी से काबिज हो जाएगी। दूर रह गई दिल्ली। 9 महीने पहले जिस दिल्ली ने मोदी को सिर आंखों पर बिठाया था, उसी दिल्ली ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारा झटका दे दिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की कामयाबी पर ब्रेक लगा दिया।
आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। और वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के दिग्गज मंत्री पूरे तामझाम के साथ चुनावी अखाड़े में मौजूद रहे। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 67 पर कब्जा किया। बीजेपी 3 सीटों के साथ हैरान खड़ी रह गई। दिल्ली के लोगों ने वाकई कमाल कर दिया। ये लोगों की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। 9 महीने पहले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया था। इससे पहले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने 32 सीटें जीती थीं और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। लेकिन देखते ही देखते दिल्ली में मंजर बदल गया। पूरी ताकत झोंककर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी से हार गई। साल 2013 में बीजेपी ने दिल्ली विजय के लिए हर्षवर्धन पर भरोसा जताया था, लेकिन साल 2015 के विधानसभा चुनाव में किरण बेदी को पार्टी का चेहरा बनाया गया। इसके पीछे पार्टी को उम्मीद थी कि किरण की ईमानदार छवि और पंजाबी होने का फायदा बीजेपी को मिलेगा और वो अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ेंगी। लेकिन अमित शाह की यह रणनीति पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल यह था कि केजरीवाल की टक्कर में किसे कमान दी जाए। हालांकि हर्षवर्धन ने बीजेपी को सफलता जरूर दिलाई थी, लेकिन वो सरकार नहीं बनवा सके थे। इसके अलावा दिल्ली में पंजाबी वोटर्स को अपनी ओर रखने के लिए अमित शाह ने किरण बेदी को ज्यादा अहमियत दी। किरण बेदी को पार्टी में शामिल करने के साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया गया। लेकिन अमित शाह का यह मास्टर स्ट्रोक कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि माना जाता है कि किरण बेदी पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में जगह नहीं बना सकी। आनन फानन में उन्हें लाने का फैसला दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं को भी नागवार गुजरा। जानकारों का मानना है कि केजरीवाल के खिलाफ किरण बेदी का कार्ड खेलना बीजेपी को बहुत भारी पड़ा। इसके अलावा बीजेपी के रणनीतिकार आम आदमी पार्टी की ताकत को समझने में नाकाम रहे। कांग्रेस की शिकस्त और हालात देखते हुए दिल्ली में मुकाबला आमने सामने का था और ऐसे में कांग्रेस के अल्पसंख्यक और दलित वोटर्स ने केजरीवाल का साथ दिया। इसके अलावा लोकसभा के उलट पूर्वांचलियों ने भी केजरीवाल के साथ जाना ठीक समझा। दिल्ली की बीजेपी दिल्ली से पूरी तरह से कटी हुई है। उन्हें पता ही नहीं कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं। उनके जो अब सीएम कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उनसे पूछा गया अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में, तो वो जे कॉलोनीज के बारे में बताने लगे। यहां तक कि कुछ बीजेपी नेताओं की तल्ख बयानबाजी से नाराज दिल्ली के पढ़े लिखे तबके ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। दिल्ली का चुनाव मोदी और अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, क्योंकि मुकाबला बामुश्किल 2 साल भर पुरानी पार्टी से था और दावा मोदी लहर का था। बीजेपी ने 60 मंत्री और 3 दर्जन भर सांसदों को मैदान में उतारकर भी दिल्ली में पूरी तरह चित हो गई। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी के वोट प्रतिशत में गिरावट नहीं आई थी, बल्कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी हथियाने में कामयाब हो गई। और हार के बाद बीजेपी के नेता भी यही दलील देते रहे कि ये बीजेपी की हार नहीं है, बल्कि केजरीवाल की जीत है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि दिल्ली में 67 सीटें जीतकर केजरीवाल ने न सिर्फ इतिहास बनाया, बल्कि मोदी लहर के नारे को गलत साबित कर दिया। पहली बार मोदी का मैजिक धराशायी नजर आया और पहली बार मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति बेदम साबित हुई। दिल्ली में केजरीवाल की जीत इस मायने में अहम साबित हुई कि चुनावी हार से निराश विपक्ष को कुछ ताकत मिली। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी और मोदी सरकार को विपक्षी दलों को घेरने का मौका मिला और यह मैसेज गया कि अगर रणनीति ठीक से बनाई जाए तो किसी भी चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती है।
बीजेपी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुई कि दिल्ली विधानसभा में हुई हार पीएम और अमित शाह की हार है। हालांकि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा की तरह ही दिल्ली का चुनाव भी मोदी को आगे करके लड़ा गया था। विश्वास, भरोसा ये सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन वो लोग जिन्होंने जनता की पीठ पे छुरा भोंका। दिल्ली की सड़कों पर मोदी का चेहरा ही पोस्टर बैनर भी दिखाई दे रहा था और पार्टी के लिए उम्मीदवार तय करने का काम अमित शाह ही कर रहे थे। यहां तक कि स्थानीय स्तर की सारी रणनीति पार्टी आलाकमान ने तय की। स्थानीय नेताओं की अनदेखी और ऊपर से फैसले लादने से उभरा असंतोष बीजेपी को भारी पड़ा, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। दिल्ली की हार को पार्टी ने हल्के में लिया और ये सोच बीजेपी पर एक बार फिर भारी पड़ी। बिहार में करारी हार के बाद पार्टी के अंदर इज्जत बचाने का सिलसिला शुरू हो गया। छोटे छोटे स्थानीय निकायों की जीत का सेहरा भी पीएम मोदी और अमित शाह के सिर बनने लगा। लद्दाख और केरल में पार्टी को सफलता भी मिली, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश ने पार्टी को झटका भी दे दिया। अब असली अग्नि परीक्षा नए साल में होगी, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे और पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी की साख दांव पर होगी। क्या इन 5 राज्यों में पीएम का जादू चलेगा या फिर बीजेपी हार की समीक्षा करते हुए अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। चल बेटा सेल्फी ले ले। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। ये हजारों में आग है जितनी, डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे। सूरज डूबा है यारो, तो घुट नशे के मारो। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। I wish everybody a very very happy new year. God bless you. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ इस साल नहीं कर पाए 2016 में जरूर कीजिएगा। Have a very prosperous, healthy and year full of sparkles in life. अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मोदी जिस जीत की विजय पताका लेकर निकले थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम ने उसमें ब्रेक लगा दिया। दिल्ली की हार बीजेपी के लिए झटका थी। बावजूद इसके मोदी और अमित शाह की जुगल जोड़ी ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। यह माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव परिणाम से शुरू हुए मोदी लहर अब भी कायम है। सो अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने इसी माइंडसेट के साथ बिहार चुनाव को भी हैंडल किया। लोकसभा चुनाव में बिहार ने मोदी को पुरजोर समर्थन दिया। कभी एनडीए के सहयोगी रहे और अब मोदी के मुखर विरोधी माने जाने वाले
नीतीश को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। और मोदी की लहर में नीतीश अपने मजबूत किले भी नहीं बचा सके। लोकसभा में शिकस्त अकेले नीतीश को नहीं मिली थी, बल्कि बिहार में पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले लालू यादव को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन लोकसभा की इस हार ने राजनीति के इन दो दिग्गजों को समझा दिया कि अगर मोदी का सामना करना है तो वोटों के बंटवारे को रोकना होगा, और इसीलिए दोनों ने सहयोग से आगे बढ़कर गठबंधन की बात सोची। बिहार की राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि अरसे तक दुश्मन रहे दो नेता हाथ मिला रहे थे। जनाधार वाले इन दो नेताओं की इस दोस्ती को बीजेपी ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसे मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति पर पूरा भरोसा था। राजनीति के जानकार भी मानकर चल रहे थे कि दो अलग अलग वोट बैंक एक दूसरे के लिए वोट करेंगे, ये जरूरी नहीं, और मोदी बिहार में अपनी लहर की बदौलत बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन बिहार एक नया इतिहास बनाने की ओर बढ़ रहा था। राज्य में राजनीतिक मुकाबला एक पूरा गोल चक्कर लगाकर 90 के दशक जैसा होने जा रहा था, जहां सामाजिक न्याय के दो चैंपियन नेता एक बार फिर पुराने वोट बैंक फॉर्मूले को अपना चुके थे। बिहार के अपमान करने वाले और इसकी कामयाबी पर उनका राजनीतिक वजूद निर्भर था। मोदी के लिए भी बिहार में बहुत कुछ दांव पर लगा था। जो कभी जयप्रकाश नारायण के गीत गाते थे, वही लोग उस कांग्रेस के साथ बैठे हैं जिस कांग्रेस ने जयप्रकाश बाबू को जेल के अंदर बंद करके रखा। ये स्वार्थ की राजनीति नहीं है तो क्या है? ये जेपी के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? बिहार में जीत का अर्थ होता कि पूरे देश में मोदी मैजिक बरकरार है। इसके अलावा नीतीश कुमार की हार मोदी के लिए व्यक्तिगत जीत जैसी भी होती। बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। एनडीए के पुराने सहयोगी रहे नीतीश ने मोदी के मुद्दे पर ही बीजेपी से किनारा कर लिया था, इसलिए बिहार जीतना मोदी के लिए हिसाब किताब बराबर करने जैसा था। लोकसभा चुनाव के पहले राउंड को मोदी ने जीता, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे राउंड में मोदी को जीत पक्की नजर आ रही थी। लेकिन सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश ने बिहार चुनाव की लड़ाई की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। बिहार में बीजेपी के लिए साल 2015 की शुरुआत नई चुनौतियों से हुई। एक और नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी से सत्ता अपने हाथ में लेकर पूरी लड़ाई का नेतृत्व करना शुरू कर दिया, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने उनका साथ देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। शुरू में यह लग रहा था कि जीतन राम मांझी यदि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे तो इसका फौरी फायदा बीजेपी को होगा। इसके अलावा मांझी के कार्यकाल में नीतीश कुमार सत्ता के साथ ही राजनीतिक गलियारे में भी अकेले होते जा रहे थे। लिहाजा बीजेपी ने पहले तो मांझी पर हमला शुरू किया, लेकिन नीतीश ने जल्द ही ट्रम्प कार्ड खेला, सत्ता की कमान अपने हाथ ले ली। अब बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो जेडीयू को घेरे कैसे, क्योंकि जीतन राम मांझी तो जेडीयू के बाहर आ गए थे और नीतीश पर हमला करने का बीजेपी के पास कोई आधार नहीं था। जीतन राम मांझी को लेकर बीजेपी आखिर तक कोई फैसला नहीं कर पाई। यहाँ तक कि जब चुनाव में उनसे पार्टी ने गठबंधन किया तो इस सवाल का जवाब देना उसके लिए आसान नहीं था कि वो क्यों मांझी पर हमला करती थी। मांझी के अलावा दूसरे दलों के साथ गठबंधन को लेकर भी बीजेपी पूरे चुनाव में पशुपेश में रही और जनता तक एकजुटता का मैसेज नहीं दे सकी। हैरानी की बात यह रही कि सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ने में महारत हासिल करने वाली बीजेपी चुनाव में बिखरी नजर आई। पहला उसके सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, फिर जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ा सहयोगी दलों के साथ मतभेद खुलकर सामने आ गए। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में सीट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक बिल्कुल एका नजर आया और कहीं भी मतभेद नजर नहीं आया। टिकटों के बंटवारे को लेकर भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल कभी एक मत नहीं दिखे, जबकि महागठबंधन में सब कुछ सुलझे तरीके से और सुनियोजित रणनीति के तहत होता रहा। फिर चाहे वो टिकटों का बंटवारा हो या फिर उम्मीदवारों की घोषणा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सभी प्रकार के विवादों से दूर रहा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी उसके सहयोगी दलों का रूठना मनाना तो रहा ही, साथ ही अंदरूनी कलह भी कई अवसरों पर सार्वजनिक हो गई। मोदी के खिलाफ नीतीश बिहार में जो रणनीति अख्तियार कर रहे थे, उसका आधार था दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करना। 90 के दशक में लालू इसी फॉर्मूले के तहत बैलेट बॉक्स से जिन निकाला करते थे। नीतीश और लालू के एक साथ आने से मुमकिन हुआ कि अगर दलित वोट बैंक नहीं बटा तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। नीतीश नए वोट बैंक का समीकरण बिठा रहे थे, तो दूसरी ओर मोदी और अमित शाह नए सामाजिक समीकरण की खिचड़ी पका रहे थे। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि अगली जातियों के वोट के अलावा रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से दलित वोट हासिल करने में वो कामयाब हो जाएगी। एक दलित का बेटा जो बिहार का मुख्यमंत्री बना, उसकी पीठ पे छुरा भोंका गया और उसको सत्ता से बेदखल किया गया, अपने निजी स्वार्थ के लिए किया गया। इसके अलावा अपने यादव नेताओं के दम पर उसे लालू के वोट बैंक में सेंध लगाने की उम्मीद थी। उपेंद्र कुशवाहा के बल पर पार्टी ने कोयरी कुर्मी वोट पाने की जुगत लगाई थी। अमित शाह की स्ट्रेटजी अच्छी थी, सिवाय इस बात के कि उन्हें लालू और नीतीश के गणित का सामना करना था। मैंने बिहार की जनता के सामने 1.25 लाख करोड़ रुपया का पैकेज घोषित किया। फिर भी चुनाव की शुरुआत में पलड़ा बीजेपी का भारी दिखा, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी और उनकी लहर थी। जनसभाओं में उमड़ती भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि बिहार में मोदी की लोकप्रियता बहुत है। और शायद यही वजह है कि बिहार में बीजेपी के स्थानीय नेताओं के बजाय मोदी और अमित शाह के पोस्टर ज्यादा लगे हुए थे। लेकिन स्थानीय नेताओं की खींचतान और टिकट बंटवारे को लेकर उनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ी। बिहार चुनाव में शुरू से बढ़त ले रही बीजेपी चुनाव से ठीक पहले बैकफुट पर नजर आई और बाजी बीजेपी के हाथ से निकल गई। वहीं बीजेपी का पूरा प्रचार नकारात्मक रहा। पार्टी लालू और नीतीश कुमार की कमियां गिनाने में जुटी रही और पार्टी अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाई। वहीं नीतीश कुमार ने अपनी शिष्टता बरकरार रखी और ये सारी बातें महागठबंधन के हित में गईं। बिहार में बीजेपी करीब 7.5 साल सत्ता में रही और इस नाते जो उपलब्धियां नीतीश कुमार की रही, उसमें बीजेपी भी साझेदार थी। लेकिन हैरत की बात है कि बिहार चुनाव बीजेपी ने नकारात्मक अंदाज में लड़ा। पहले पार्टी ने नीतीश पर ताबड़तोड़ हमला किया और बाद में लालू के जंगल राज को लेकर निशाना साधा। आज वही लालू नीतीश के कंधे पर बैठकर फिर से आ रहे हैं। अगर वो जीते तो क्या आएगा? जंगल राज नहीं, जंगल राज 2 आएगा। लेकिन पार्टी ने शायद ही राज्य और केंद्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई। हमले की कमान बीजेपी की ओर से खुद पीएम मोदी ने संभाली। लालू पर जबरदस्त वार किया और नीतीश को भी लपेटा। बीजेपी को जवाब भी लालू ने उसी अंदाज में दिया। बिहार में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हार का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता नजर आया और यहीं से बीजेपी के खिलाफ एक क्षेत्रीय मोर्चे की शुरुआत भी हुई। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस हटाओ का नारा दिया था, वहीं अब क्षेत्रीय दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाद बिहार में भी बीजेपी को मिली हार ने देश की राजनीति को नया रंग दे दिया। मोदी की लोकप्रियता का जो दावा बीजेपी कर रही थी, वो कमजोर हुआ और विरोधी दलों को लगा कि अगर मोदी को रोकना है तो उनके खिलाफ वोटों के बंटवारे को रोकना होगा। बिहार के गांधी मैदान में तमाम बीजेपी विरोधी दलों की मौजूदगी इस बात का संकेत दे गई कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जा सकता है, जिसमें केजरीवाल से लेकर लालू और कांग्रेस तक सभी शामिल हो सकते हैं। बिहार में करारी हार के बाद पार्टी के अंदर इज्जत बचाने का सिलसिला शुरू हो गया। छोटे छोटे स्थानीय निकायों की जीत का सेहरा भी पीएम मोदी और अमित शाह के सिर बनने लगा। लद्दाख और केरल में पार्टी को सफलता भी मिली, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश ने पार्टी को झटका भी दे दिया। अब असली अग्नि परीक्षा नए साल में होगी, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे और पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी की साख दांव पर होगी। क्या इन 5 राज्यों में पीएम का जादू चलेगा या फिर बीजेपी हार की समीक्षा करते हुए अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ऑड इवन का ट्रेलर।
पूरी फिल्म का इंतजार। 1 जनवरी से ऑड इवन। क्या तैयार है दिल्ली? देखिए आज रात 10 बजे। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। चल बेटा सेल्फी ले ले। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। हजारों में आग है जितनी। डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ। हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। I wish everybody a very, very happy new year. God bless you. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ इस साल नहीं कर पाए 2016 में जरूर कीजिएगा। Have a very prosperous, healthy, and a year full of sparkles in life. दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी। हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। हमारे सारे प्यारे दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सबको वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year everyone, have a great year and don't get into any trouble, don't break any rules. लाइव इंडिया के सभी देखने वालों को मेरी तरफ से एक मेरी क्रिसमस और अगले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। May peace prevail for everyone 2016. राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। डीडीसी विवाद में बीजेपी ने कीर्ति आजाद को भेजा नोटिस, पूछा क्यों न पार्टी से निकाला जाए। सूत्रों का दावा, कीर्ति कल भेजेंगे जवाब। सुब्रमण्यम स्वामी की मदद से तैयार किया है जवाब।